देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एआईसीसी के सचिव ताराचंद भगोड़ा ने किया डाना का दौरा और सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सिलवासा के जीतू कारू ने किया आमरण अनशन। आइए जानते हैं समाचार को विस्तार से। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एआईसीसी के सचिव ताराचंद भगोड़ा ने एक दिवसीय डाना का दौरा किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से भारतीय संविधान के निर्माता एवं गरीबों, पिछड़ों एवं दलितों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाने के लिए तैयारी की गई है। इसके लिए देश के सभी प्रदेशों में प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। इसी प्रकार से दमन-दीव एवं दादरा नगर हवेली का प्रभारी एआईसीसी के सचिव ताराचंद भगोड़ा को बनाया गया है। आज ताराचंद का दोनों ही संघ प्रदेशों में एक दिवसीय दौरा हुआ। सर्वप्रथम उनका आगमन सिलवासा में हुआ। इस मौके पर कांग्रेस प्रमुख मोहन डेलकर के नेतृत्व में कार्यकारिणी कमेटी द्वारा जहां ताराचंद का स्वागत किया गया, वहीं पर डॉक्टर आम्बेडकर की भव्य रूप से जयंती मनाने पर रणनीति भी बनाई गई। इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए मोहन डेलकर ने जहां 14 अप्रैल के पहले किसी निश्चित दिन पर बाबा साहेब की जयंती मनाने के लिए तैयारियों का खुलासा किया, वहीं पर ताराचंद भगोड़ा ने बताया कि डॉक्टर आम्बेडकर पिछड़ों एवं दलितों के नेता थे और कट्टर कांग्रेसी थे। उनकी जन्म जयंती पूरे देश में कांग्रेस भव्य रूप से मनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस के महापुरुषों को हथियाकर श्रेय लेने की नाकाम कोशिश कर रही है, परंतु देश की जनता मोदी सरकार की नीतियों को भली भांति समझ चुकी है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है पूरे भारत देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती मनाने का 125वीं वर्षगांठ पे, और पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार जारी है कार्यक्रम। और हमें भी इस बात की खुशी है कि हम भी यहाँ पर एक अच्छा कार्यक्रम देंगे, अच्छा कार्यक्रम करेंगे। उसी संदर्भ में ताराचंद जी हमारे बीच में आए हैं। वे वैसे तो हमारे एआईसीसी के सचिव हैं और झारखंड के इंचार्ज प्रभारी हैं, और इनको ये जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं बाबा साहब का, उनकी भी जिम्मेदारी उनको दी गई है हमारी पार्टी की ओर से, पार्टी हाईकमांड की ओर से, और उसमें उनकी जिम्मेदारी दादरा नगर हवेली और दमन-दीव है। तो वे आज हमारे बीच में आए हैं और उन्होंने ये हमें एडवाइस भी की है, सलाह भी दी है कि प्रोग्राम कैसे करना है, एक अच्छा प्रोग्राम हो ताकि प्रदेश में मैसेज भी चला जाए और देश में भी मैसेज जाए कि नगर हवेली में बाबा साहब का एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। ऐसा कार्यक्रम करने के लिए हमें सलाह दी है, और इस प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मैंने उनकी पूरी सलाह को मान लिया है, और हम अगले महीने में टेंटेटिव 11-12 तारीख को एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे, अच्छी गैदरिंग होगी। और जैसे मैंने कहा कि ये तो हमारे लिए खुशी की बात है बाबा साहब के जन्म जयंती मनाने का, तो उसको तो हम आगे चल करके और ख़ास इंटरेस्ट रख करके ये कार्यक्रम करेंगे और एक अच्छा कार्यक्रम हो, ऐसा हम आयोजन करेंगे। ये हमने ये फैसला किया है, और उस कार्यक्रम में हमारे ताराचंद जी तो रहेंगे ही रहेंगे। साथ में हमारी इच्छा है कि हमारे जो प्रभारी है एआईसीसी के गुरुदास जी कामत, वे भी आए, और महिला कांग्रेस से भी कोई जिम्मेदारी महिला यहाँ पर आए, ऐसी भी हमारी सोच है। हमने तय किया है, जो यहाँ की प्रभारी है, इंचार्ज है महिला कांग्रेस की, वे भी आए। ऐसा करके हमने ओवरऑल आज ये फैसला कर लिया है कि हम अच्छा कार्यक्रम करेंगे, और मैं ताराचंद जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय निकाल के हमारे बीच में आए और हमें सलाह करी, और कैसे काम करना है उसके बारे में भी हमने बताया। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और ये आश्वस्त करता हूँ कि बाबा साहब का एक अच्छा कार्यक्रम हम करेंगे। ऐसा आगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्य करेगी, ऐसा मैं आश्वस्त। सर, वैसे तो दादरा नगर हवेली हमेशा से जो है हर 14 अप्रैल को बाबा साहब का अम्बेडकर का जन्म जयंती मनाती चली आ रही है, लेकिन इस बार कुछ एक विशेष जश्न के रूप में मनाने का तैयारी है, तो कार्यकर्ताओं को, कमेटी, प्रदेश के लोगों को किस तरह से? बिल्कुल इस बार पूरे देश में कांग्रेस पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती को बहुत बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट कर रही है, मनाने जा रही है। तो इस साल एक अलग से हम लोग कार्यक्रम देंगे,
और अलग से और बड़ा कार्यक्रम देंगे, ताकि ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, इस देश के छोटे और गरीब लोगों को अपना हक अधिकार के बारे में अवगत कराया, संविधान में उसकी सारे प्रोविज़न रखे, ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में और जिनके लिए कोई कार्यक्रम करना हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे व्यक्तित्व का और ऐसे व्यक्ति का हमारी पार्टी की ओर से पूरे भारत देश में इस तरह से बड़े पैमाने पे सेलिब्रेशन करने का जो निर्णय किया है, उसी संदर्भ में हमने भी इस साल बड़े पैमाने पे कार्यक्रम करने का फैसला किया है। और मैं सारे कार्यकर्ता को आह्वान करता हूं कि जो हम डेट फिक्स करेंगे, उस डेट पे सारे लोग आए, उत्साह से आए और बाबा साहब की जन्म जयंती को मनाएं और एक अच्छा मैसेज हमारे प्रदेश से जाए, ऐसा मैं सारे हमारे कार्यकर्ता को भी आह्वान करना चाहता हूँ। आप झारखंड के प्रभारी हैं और झारखंड भी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आता है और दादरा नगर हवेली दमन दीव भी आदिवासी बहुल क्षेत्र में आता है। ऐसे में यहाँ पर पिछड़े लोगों को, यहाँ पर जो है SC ST लोगों को जागरूक लोगों के लिए ही भीमराव अम्बेडकर ने अपना काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही है। तो किस तरह से आप आंकते हैं और किस तरह से मनाने के लिए यहाँ पर उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं? जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ST SC के लोगों को और गरीब वर्ग के और बल्कि हिंदुस्तान के 36 कौमों के लिए बेहतर कानून व्यवस्था संविधान बना के देने का काम किया है और ख़ास करके पिछड़े और ST SC के लोगों को उत्थान के लिए उन्होंने बहुत बड़े कदम उठाए जो संविधान में वो ऐतिहासिक और बेमिसाल है। और जैसा कि आपने कहा कि चाहे झारखंड हो या पूरे हिंदुस्तान में ST SC के लोग जहाँ रहते हो, OBC के रहते हो, चाहे माइनॉरिटी के रहते हो, मगर इनके एक छोटी छोटी बात की इनकी समस्या पर निराकरण करने का कानूनी तौर से हक देने का काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। आज महात्मा गांधी जी ने आज़ादी दिलाने में जो काम किया, उसी प्रकार सरदार पटेल ने देश के एकीकरण का काम किया। ऐसे महामानव व्यक्ति हैं जिनका उत्साह के साथ उनके किए कामों को देश को उनकी जन्म जयंतियाँ मनानी चाहिए। उनका ये अम्बेडकर जी का और नेहरू जी का भी हमने 125वीं जयंती समारोह पूरे देश में धूमधाम से मनाया और अभी 14 अप्रैल उनका ये जन्म जयंती का 125वीं वर्षगांठ पूरी होने जा रही है। तो उसका पूरे देश में अब तक लगातार करते जा रहा है। और जैसा कि आपके यहाँ जिस प्रदेश में भी, जैसा मोहन जी ने अभी कहा, कि हम 11-12 तारीख को बड़े धूमधाम से मनाएंगे और यहाँ के तमाम लोगों को मालूम होना चाहिए कि अम्बेडकर जी जैसे महामानव ने क्या क्या संकटों को झेलते हुए कानून बना करके देश को दिया, जो लंबे अरसे तक इस हिंदुस्तान में नहीं विश्व में अग्रणी कानून के रूप में माना जाएगा। सरदार पटेल रहे हो, चाहे महात्मा गांधी रहे हो, चाहे भीमराव अम्बेडकर रहे हो, यह जो कांग्रेस के महापुरुष हुए हैं, यह जो श्रेय भाजपा लेने में लगी हुई है और इस मुद्दे को भुनाने का भरपूर प्रयास कर रही है, क्या इसे किस रूप में आप आंकते हैं? तो आपने बहुत सही ये प्रश्न उठाया। भाजपा जैसी नोटंकी पार्टी जो बहुरूपये की तरह इस देश के अंदर हर दिन अपने जो बोल चाल है उसमें भी बदलती है और जनता को मूर्ख बनाने में लगी हुई है। और देश की जनता, जो मोदी जी हो या उनके पार्टी के लोग हों या RSS के लोग, जो इस देश को विघटित करने में, जो आज़ादी के टाइम में अंग्रेजों के एजेंट हुआ करते थे RSS के लोग, ये लोग अब चाहते थे हिंदुस्तान हमारा है बात करते हैं, जो कि कभी अंग्रेजों के एजेंट हुआ करते थे। किस मुँह से कहते हैं हम हिंदुस्तानी है? तो ऐसे लोग इस देश के अंदर कब्जा करना चाहते हैं। जिस कांग्रेस ने लंबा इतिहास इस हिंदुस्तान के गरीब जनता को आज़ाद कराई, चाहे अंग्रेजों की गुलामी से एक तंत्र हुकूमत से कराई, तो आज लोग दिग्भ्रमित नहीं है। ठीक है, विकास के नाम से मोदी ने लोगों को ठगने का काम किया। अब लोग जो मोदी के प्रति आस्था थी एकदम घट रही। ऐसा प्रजातंत्र के इतिहास में 70 साल में कभी नहीं हुआ जो मोदी के राज में मोदी के प्रति विमुख होते जा रहे हो। क्या जिस तरह से जो यहाँ पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई है, सामरिक क्षेत्रों का उनको से रूबरू कराया जा रहा है, एयरवेज का जो है उनका निरीक्षण कराया जाए, जो हमारे यहाँ गुप्त है, जो गोपनीयता रखी गई है, क्या उसको दिखाना, इस पर भी विरोध काफी कर रही है कांग्रेस? इसे किस रूप में? ऐसा विदेश नीति में मोदी सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है और जो ये करवा रही है एजेंसी जांच, सरासर कांग्रेस का विरोध करती है। और हम लोग इस करते हो कि भारत की खुफिया तंत्र को नाकाम करने का काम मोदी कर रहे हो। और जब भी भाजपा सत्ता में आई है, इस देश में बाहरी शक्तियाँ बढ़ने लगी कहीं न कहीं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के राज में खंडार जाके छोड़ा हो आतंकवादियों को, तो ये सारे काम ये लोग निरंतर करते आ रहे हैं और इनको देश के प्रति कोई लगाव, उनको सिर्फ सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं।
जितनी नीतियाँ बनाते वो सत्ता प्राप्त होती है। राम मंदिर का मुद्दा भूल के, धारा 370 भूल के, अभी जम्मू कश्मीर की सरकार बना रहे महबूबा के साथ, जो मिलकर के जो कभी मेल नहीं खाते हैं और बात करते हैं हिंदुत्व की, तो सत्ता के लिए कर रहे हैं। ओबीसी जैसा आदमी जो पता नहीं अनर्गल बातें करता है, उसको भी गले लगाया, महाराष्ट्र में सरकार में शामिल किया, उनके सहयोग से सरकार बनाई। आपके बिहार में लेके गए पर वहाँ उन्होंने मुँह दिखाई। तो हर एक क्षेत्र में मोदी लोगों को बांटने का काम कर रहा है, लोगों को डरा धमका करके वो चाहता है कि हमारा और ये दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं जिनका प्रजातंत्र में विश्वास ही नहीं। पिछले लोकसभा में युवाओं को काफी आकर्षित किया मोदी ने और भाजपा सरकार ने, और इस समय जो जेएनयू कांड हो, कन्हैया कांड हो, चाहे बरमूला कांड हो, इसे लेकर युवाओं में भारी आक्रोश होता जा रहा है। यहाँ तक कि राहुल गांधी के ऊपर भी जो उंगली उठाया गया। तो क्या मानते हैं कि देश के युवा और देश के लोग अब धीरे धीरे समझने लगे हैं असली चेहरे? ऐसा है, युवाओं को कहा कि 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियाँ दूंगा, वो देने में असफल रहे। जेएनयू कांड हुआ, वो गरीब लोग जो स्टूडेंट्स के माध्यम से वहाँ जाते हैं, टैलेंट लड़ते, उनको मौका मिला। वो चाहते नहीं देश में टैलेंट गरीब वर्ग के लोग आगे आए, उनको कैसे दबाए। और आरएसएस आज भी चाहती है कि यथास्थिति बनी रहे, गरीब का गरीब बना रहे, और वर्गवाद में वो विश्वास करती है। इसलिए लोग नए नए नाटक, जेएनयू जैसी संस्था जिसमें हिंदुस्तान में राज करने वाले लोग, देश विदेश में राज करने वाले लोग प्रदर्शन करने की संस्था के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये हमारी विचारधारा के विरुद्ध है। वो चाहते हैं वहाँ कैसे आरएसएस के लोग घुसे, इसलिए सब नोटबंदी के नाटक कर रहे हैं। जो राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, बेबुनियाद है। राहुल जी जो काम करे देश में सर्वहारा वर्ग के लिए, गांव गांव ढाणी और पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। इससे मोदी की धरती खिसक रही है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। आज भी आसाम, वेस्ट बंगाल से पांच राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, उसे किस रूप में कांग्रेस देखती है? कितना सफल होगी बीजेपी वहाँ पर? बीजेपी उन राज्यों में सब जगह असफल होने जा रही है, और कांग्रेस जहां आसाम में जरूर हमारी सत्ता है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, केरल में सहयोग से है, तो उन राज्यों में कांग्रेस अपनी स्थिति को बढ़ावा देगी। और जो यूपीए गवर्नमेंट के सहयोगी लोग हैं वो मिलकर कोशिश करेंगे कि इसका जनाधार कैसे बढ़े, और जहां तक भाजपा है वो कहीं आनी नहीं है, बल्कि उनका जनाधार और किसका, और पूरे देश में तेज गति से उनका जनाधार खिसक रहा है। लास्ट क्वेश्चन, तारा जी सफल हो रही है बीजेपी अपने रणनीति में, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो चाहे इसे उत्तराखंड का मैटर हो, यहाँ पर जिस तरह से जो है संविधान के साथ है वो खिलवाड़ किया गया, अब जो भी माने जाए, और यहाँ पर सत्ता पलट किया गया, तो उस पर किस तरह से लोगों को, और किस तरह से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ एकजुट होने जा रही है? जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे ही इन लोगों को 28 तारीख का राज्यपाल महोदय ने समय दिया था शक्ति प्रदर्शन करने का, तो जब रावत जी शक्ति प्रदर्शन करने के पहले ही उनको तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करना अपने आप में साबित होता है कि प्रजातंत्र में कतई विश्वास इन भाजपा के लोगों को नहीं है। वो एन के प्रकार कांग्रेस की सत्ता को समाप्त करना चाहती है, और यही काम वो हिमाचल में करने जा रही है। तो इसलिए कह सकते हैं हम कि अधिनायकवादी शक्तियाँ कैसे सत्ता प्राप्त करके देश में हमारा अधिनायकवादी शासन कायम करें, इस मार्ग पे मोदी सरकार चल रही है। दाना के सरकारी विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जीतू मारू ने 1 दिवसीय आमरण अनशन किया। दादरा नगर हवेली के विभिन्न सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज सेवक जीतू मारू कल सोमवार के दिन सिलवासा कलेक्टर कार्यालय के समक्ष 1 दिन के आमरण अनशन पर बैठ गए। अचानक अनशन से प्रशासन में खलबली मच गई थी। पूरे दिन अनशन को लेकर प्रदेश में चर्चा का विषय बना रहा। इस संदर्भ में जीतू मारू ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि दाना में जितने भी सरकारी विभाग है सभी में भ्रष्टाचार की बोलबाला है। उच्च अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक सभी इसमें शामिल है। मोदी सरकार का एक मंत्री भी दाना प्रशासन से हफ्ता वसूली करता है, जिसका मेरे पास पुख्ता सबूत है। बता दें कि प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन पर जीतू मारू ने शाम 7 बजे अपना अनशन समाप्त कर दिया। सिलवासा के समाज सेवक जीतू मारू अब कुछ मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या है मुख्य रीजन, ये खुद ही मैं इनको जानता हूं, क्योंकि इनको मनाने के लिए यहाँ पर प्रशासन की तरफ से प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के उच्चाधिकारी भी आए, फिर भी यह नहीं माने। क्या है जीतू भाई, क्या मांग आपकी है? पहले तो पांडे जी आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं आमरण उपवास पर बैठा हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ।
यहाँ पर जो सरकार 800 करोड़ रुपया भेजती है, 800 करोड़ में से 400 करोड़ तो सरकारी बाबू खा जाते हैं। फिर जो बचा पुचा रहता है वो पॉलिटिशियन खा जाते हैं। फिर जो बचा पुचा रहता है वो छोटे ऑफिसर खा जाते हैं। तो पब्लिक का काम कहाँ हो रहा है? ये तो जेब भराई का काम हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जैसे ईमानदार प्राइम मिनिस्टर होते हुए ये सब चीज़ हमें देखने को मिलती है। ये देश के लिए गर्व की बात है और ये इसके लिए बैठा गया हूँ। मैं बैठ रहा हूँ इधर आरक्षण अपने करप्शन के खिलाफ, कि ताकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पर उजागर किए, जो आज तक ना कलेक्टर, ना एडमिनिस्ट्रेटर, ना डेवलपमेंट कमिश्नर ने इसके ऊपर सुनवाई की है। हाँ, तो क्या है भ्रष्टाचार किस विभाग में, कहाँ का, कौन कौन से विभाग में है, किस प्रकार का करप्शन की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हर एक प्रकार का करप्शन है। कलेक्टर में भी करप्शन, मामलादार में भी करप्शन, सर्वे में भी करप्शन, PWD में भी करप्शन, पावर में भी करप्शन, वेट में भी करप्शन। सबको पैसा ही पैसा चाहिए। अभी आप नरौली से इधर आइए तो जितनी मार्बल की फैक्ट्री है वो मार्बल फैक्ट्री वाले है कि ट्रेडर है, तो उनको लाइसेंस किसने दिया? जितनी इधर पॉलिएस्टर चिप्स की फैक्ट्री है उनको लाइसेंस किसने दिया? यहाँ पर तो ये सब चीज़ बैंड है, तो फिर फैक्ट्री आई कहाँ से? और ये जो रास्ते में जो मार्बल विक्रेता है उनकी भी फैक्ट्री का, उनका भी कारोबार कैसे चलता है? और दूसरी चीज़ पांडे जी, आपके माध्यम से ये मैं बोल रहा हूँ, हर एक डिपार्टमेंट क्रिमिनल से भरा पड़ा है और यही ऑफिसर क्रिमिनल से डरते हैं और इन लोग काम नहीं करने देते। तो ऑफिसर क्या काम करेगा? ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगा। हाँ, तो ये करप्शन के खिलाफ जो आपने आमरण अनशन किया है, कब तक आपका आमरण अनशन चलेगा? जब तक मेरी मृत्यु नहीं आती है तब तक मेरा ये आमरण उपवास चलेगा। इस संदर्भ में कोई अधिकारी आपसे आया था बात करने प्रशासन की तरफ से? बहुत अधिकारी आते हैं। मैंने बोला कलेक्टर साहब इधर आएंगे मेरे पास, मेरे से सब सारी चीज़ों को लिखित में मेरे को देंगे आश्वासन, फिर बाद में मैं मेरा अनशन तोड़ूंगा, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर के अप्रूवल पे, ताकि इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर की रजामंदी जरूरी है। तो आपने क्या करप्शन के खिलाफ जो आपकी मांग है इसको जो है कभी प्रशासन के समक्ष रखा था, अधिकारियों के समक्ष दिया था पहले? मैंने 35 मुद्दों का कार्यक्रम प्रशासन को हैंडओवर किया हुआ है, कलेक्टर साहब को हैंडओवर किया हुआ है, SP साहब को हैंडओवर किया हुआ है लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और PMO ऑफिस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और होम मिनिस्ट्री को भी दिया है। क्योंकि मुझे मालूम है जहाँ तक होम मिनिस्ट्री भी इसके अंदर ये भ्रष्टाचार के अंदर शामिल हुई है। जब नरेंद्र मोदी जी अपने ईमानदार प्राइम मिनिस्टर है तो उनका ही एक मिनिस्टर हर महीने हमारे प्रशासनिक अधिकारी से 25 लाख रुपया हटता था। किसके लिए, क्यों? इसका जवाब है? क्या खुलासा कर सकते हैं मिनिस्टर कौन है? और मुझे मालूम है मिनिस्टर कौन है। शुक्रिया नाब, आपने देखा कि जीतू मारू को दादरा नगर हवेली का अन्ना हजारे माना जाता है। यह जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा से आवाज़ बुलंद करते आए हैं और इन दिनों भी इसी को लेकर इन्होंने आमरण अनशन पर बैठा हुआ। इन्होंने आज हमारे चैनल से बात करते हुए कहा कि हर विभाग में करप्शन है, फैल चुका है। इस संदर्भ में उच्चाधिकारियों को सूचित भी कर चुका हूँ, लेकिन कुछ भी इस पर न तो कार्रवाई की गई न तो कोई कदम उठाया गया। लिहाजा जब तक हमारे यहाँ उच्चाधिकारी आके लिखित रूप में हमें नहीं देंगे कि यहाँ पर करप्शन समाप्त किया जाएगा, और तब तक मैं आमरण अनशन पर मरते दम तक नहीं उठूँगा। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ अशोक पांडे, UT न्यूज़, कलेक्ट्रेट कार्यालय, सिलवासा। सिलवासा के जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट कमेटी की ओर से लोक डायरे का आयोजन किया गया। सिलवासा में निर्माणाधीन जगन्नाथ मंदिर की आधारशिला रखने के दिन जहां मंदिर परिसर का माहौल भक्ति में सराबोर रहा, वहीं पर मंदिर ट्रस्ट कमेटी की तरफ से स्वामीनारायण मंदिर के सामने स्थित हवेली ग्राउंड पर लोक डायरा का भव्य समारोह रखा गया था, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायिका संगीताबेन एवं उनकी टीम ने भक्तिमय भजनों की आकर्षक प्रस्तुति कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मिर्स का विमान MS-181 को हाईजैक कर साइप्रस में उतार दिया गया। अलेक्जेंड्रिया से काहिरा के लिए उड़ान भरने वाला मिर्स का विमान MS-181 हाईजैक हो गया है। हाईजैक हुए विमान को साइप्रस के लरनाका एयरपोर्ट पर उतारा गया है। साइप्रस की पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। मिर्स हवाई अड्डे के अधिकारी ने कहा कि हाईजैक विमान में 55 यात्री चालक दल के 7 सदस्य सवार है। अपना नाम का उजागर नहीं करने वाले एक अधिकारी ने बताया कि विमान में बम होने की आशंका है। हाईजैकर्स ने अब तक कोई मांग नहीं रखी है और इमरजेंसी टीम एयरपोर्ट पर तैनात कर दी गई है। माना जा रहा है कि विमान में कम से कम एक आदमी हथियारों के साथ मौजूद है। मुंबई में 3 बम धमाके के मामले में पोटा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। मुंबई में 6 दिसंबर 2002 से 13 मार्च 2003 के बीच हुए 3 बम धमाकों के मामले में पोटा की विशेष अदालत ने मंगलवार को फैसला सुना दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने 13 आरोपियों में से 10 को दोषी ठहराया है और 3 को बरी कर दिया है। वहीं इस मामले में आरोपी मोहम्मद कमील, नूर मोहम्मद अंसारी, अनवर अली, गुलाम अकबर और कुल मिलाकर 13 आरोपियों को दोषी पाया गया है। इस आदेश में सजा पर कुछ नहीं कहा गया है। सजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। दुबई में 2 रिहायशी इमारतों में आग लगने की खबर प्रकाश में आई है। दुबई के पास अजमान शहर की 2 रिहायशी इमारतों में आग लग गई है। इस इमारत से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और आग पर काबू पा लिया गया है। इमारत का नाम अल सफार टावर बताया जा रहा है। जांच से पता चला आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स में 12 टावर है जिसमें 3000 अपार्टमेंट है जिसमें हजारों लोग रहते हैं। अजमान पुलिस ने बताया कि सांस लेने में दिक्कत की वजह से एक गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और 5 लोगों को छोटी मोटी चोट आई है। वहीं गृह मंत्री शेख सैफ ने घटनास्थल पर पहुंचे और हालत का जायजा लिया। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में AICC के सचिव ताराचंद भगोड़ा ने किया दाना का दौरा और सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सिलवासा के जीतू कारू ने किया आमरण अनशन। तो ये थे अब तक के समाचार। कल फिर मिलेंगे हम नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूटी न्यूज। धन्यवाद।